राजेंद्र काफ़ी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारा दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ मिलता था उसे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो राजेंद्र को चारों ओर से गरीबी के चादर ने लपेट के रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियां पैदा हो गई थी। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियां जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थी, लेकिन पैसे के अभाव में वो अपनी एक भी बेटी का हाथ पीले नहीं कर सका था। गरीबी की बैसाखियाँ थामे राजेंद्र इस बात को अच्छी तरह जानता था कि उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है। राजेंद्र को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घिरे रहती थी। राजेंद्र मेरे यहाँ माल ढोने का काम करता था। मेरी उम्र लगभग 50 वर्ष की है। मेरा शक्ल सूरत उतना अच्छा नहीं है, मगर मेरी दौलत ने मेरा शक्ल सूरत को ढक रखा था। राजेंद्र मेरे ऑफिस में आया और झुक कर मेरा अभिनंदन किया। मैंने नज़र उठाकर उसकी ओर देखते हुए पूछा, कहो राजेंद्र, कैसे आना हुआ? मालिक, आपके पास एक आशा लेकर आया था। आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। मैंने कहा, कुछ बताओ तो सही राजेंद्र। मालिक, मुझ अभागा की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपए एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक बेटी का हाथ पीला कर दूं। वो धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मैंने कुछ पलों तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, राजेंद्र बैठो। राजेंद्र डरता हुआ सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। मैंने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। मेरा इस रूप को देखकर राजेंद्र शायद मन ही मन बौखला गया। वो कुछ अटपटा से महसूस करने लगा। शायद राजेंद्र सोचता होगा कि उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात राजेंद्र की समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि मैंने अपने सामने किसी को बैठना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा हूँ। ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे मथने लगा होगा। वो विचारों में खोया हुआ है, ऐसा मुझे लगा। तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रखा था। मैंने अपना हाथों से चाय बनाई, एक कप राजेंद्र की ओर बढ़ाया। लो राजेंद्र, चाय पियो। जी मालिक, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगोत्री। ये आप क्या कर रहे हैं सेठ जी? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरखास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने मेरी तरफ डर की नज़रों से देखे और बोले। मैंने उसकी ओर देख के धीरे से बोला, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो, बाद में हम इस विषय में बात करेंगे। डरते डरते राजेंद्र चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट रखे थे, मगर उसमें से कोई बिस्कुट उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन सेठ राजाराम के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मील है और ना जाने कितने किस्म के व्यापार है। चक्कर उसकी समझ में नहीं आया होगा। एक बार उसने ये अवश्य सोचा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सेठ राजाराम, जो कि विदुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो। भला उसका ऐसी भाग्य कहाँ है जो कि उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। उसने चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। मैंने भी चाय समाप्त कर ली थी। उसके बाद मैंने उसकी देख के बोला, राजेंद्र, शायद आप ये जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। जी मैं जानता हूँ राजेंद्र जी, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई वारिस नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपयोग करने वाला कोई ना हो, तब तक ये सब बेकार है। जी मैं ये भी जानता हूँ। आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। यदि वो हमारे घर के लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी। और हाँ, आप एक बात भली भांति समझ ले कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी, बल्कि आप अपनी बाकी की 3 बेटियों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। जी राजेंद्र हकलाता हुआ बोला। अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बातें कीजिए। यदि हमारी बातें उन्हें ठीक लगे
तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बातें वही होगी। जी जी। और राजेंद्र वहाँ से उठकर चला गया। उनके चले जाने के बाद मैंने अपना ऑफिस में चला गया। राजेंद्र को बहुत खुश होते हुए दिखाई दिए और चलता हुआ अपने घर गया। उसने आते ही अपने पत्नी से वो सब बातें कह दी जो मैंने उससे कहा था। राजेंद्र की तरफ उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उनके मुसीबत के दिन ख़त्म हो गई है। लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, अलका से तो पूछ लो, बुलाओ उसे। अलका को उन्होंने वही बुला लिया। वही उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। अलका की माँ ने उससे कहा, बेटी, आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ राजाराम का पैगाम आया है। उनकी उम्र ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ ले। हाँ, मैं अपनी ओर से ये कहूँगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएगी, बल्कि तुम्हारे बाकी तीनों बहनों को भी रिश्ते समय से और अच्छे परिवार में हो सकेंगे। जी, तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफ़ी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी। इसमें सोचना क्या है, अलका ने कहा। यदि मैं सेठ राजाराम से शादी कर लूँ और उनकी पत्नी बन जाऊँ तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं ये बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। राजेंद्र और उनकी पत्नी ये बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वे दोनों बेटी की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने तो नोटों का ढेर घूम गया था। अगले दिन राजेंद्र सुबह 9 बजे मेरे कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर आने से नहीं रुका, क्योंकि मैंने द्वारपाल को मना कर दिया था कि अगर राजेंद्र आए तो उसे रोकना मत। वो जानता था कि वो सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वो लॉन की ओर बढ़ गया। मैंने लॉन में बैठा चाय पी रहा था। मैं सुबह का समाचार पत्र पढ़ रहा था। राजेंद्र ने मेरे पास आया और नमस्ते की। उसके नमस्ते का उत्तर देते हुए मैंने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने को संकेत दिया। राजेंद्र सामने बैठ गया। मेरे पास मेरा छोटा भाई विनय बैठा हुआ था। उम्र यही होगी 17-18 वर्ष। बेहद खूबसूरत, अंग अंग गठीला एवं कसरती। मैंने विनय से चाय बनाने को कहा। विनय ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डाल दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। राजेंद्र चाय पीने लगा। मैंने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक और रख दिया और फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए मैंने पूछा, कहिए आपको क्या विचार है। जी, हम तैयार हैं, राजेंद्र ने कहा। हमने स्वयं अलका से पूछ लिया है, उसे भी कोई एतराज़ नहीं है। गुड जब। राजेंद्र ने चाय समाप्त कर ली और मैंने राजेंद्र को मेरे साथ अंदर लेके आ गया। अंदर आकर मैंने राजेंद्र को 2 लाख रुपए दिया और ढेर सारा जेवर भी दिया और साथ ही ये भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाइएगा, वो खाली पड़ी है। सेठ जी, ये सब कुछ मैं कैसे लूँ? राजेंद्र ने कहा। मैं बेटी वाला हूँ। बेटी वाले लेते नहीं हैं, देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। आप ऐसा कुछ मत सोचिए। मेरे पास अथाह दौलत है। इनमें 2-4 या 10-20 लाख निकालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जी, आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारे दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुंच जाएंगे। सेठ राजाराम का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए। पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। जी जी। और हाँ, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से रहिए, दिल खोल कर पैसा खर्च कीजिए। राजेंद्र मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न हुआ होगा। उसने अपने जीवन में कभी सपनों में भी एक साथ
इतना रुपये नहीं देखा होगा, 2 लाख रुपये बैग में, ऊपर से जेवर। वो मन ही मन सोच रहा होगा कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर के देखूंगा। कभी कभी वो सोचता था कि कहीं इन नोटों को एक साथ देखने से उसका हार्ट फेल ना हो जाए। वो अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था। बाहर आकर मैंने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें इनका घर ले जा और वहाँ से उनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुँचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना। जो आज्ञा सेठ जी। तब राजेंद्र के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थी। उसे लगा ये सब सपना है, हकीकत से इसका कोई संबंध नहीं है। राजेंद्र ने अपनी उंगली दांतों के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ तो वो समझ गया कि ये सब सपना नहीं बल्कि हकीकत ही है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और राजेंद्र पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। राजेंद्र ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। राजेंद्र का तो जैसे भाग्य ही बदल गया था। अभी तो कहते हैं, स्त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यो दैवो न जनाते कुतो मनुष्य, अर्थात स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्यों के विषय में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने राजेंद्र को ले जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। राजेंद्र बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है? आओ दिखाता हूँ। और उसमें अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज़ पर रखा और खोल दिया। बैग में 100 के नोटों की गड्डियाँ लगी पड़ी थी। एक और कोने में जेवर पड़े थे। बंडलों को काफ़ी देर तक इस तरह से देखते रही जैसे फिर नोटों का ये ढेर उसे कभी दिखाई नहीं देगा। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए। सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा उसे वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा भाई, इनसे कहो कि तैयार हो जाए। राजेंद्र ने कहा, हम लोग बंगले पर चलेंगे। क्या अब हम उस बंगले में रहेंगे? हाँ भाई। और तब राजेंद्र की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। वे सब तैयार होकर गाड़ी में आके बैठ गए। खुदा जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, और राजेंद्र के साथ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वहीं पर रुक गया। दूसरे नौकर मेरा जो भी आवश्यक सामान था उठा के ले आए। राजेंद्र की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महलनुमा बंगले को देख रही थी। उनमें से किसी को भी ये विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सब सच है। उनकी नज़र में ये सब सपना था। तभी वहाँ एक आदमी आ गया। उसने राजेंद्र को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीज़ें जितनी आवश्यकता हो खरीद ले। सेठ जी ने फ़ोन कर दिया है। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। काल तक जो राजेंद्र मामूली मजदूर था जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज उसे सेठ राजेंद्र कहलाने लगा था। उन सब के ठाठ निराले थे। उसकी बेटियां सजी धजी परियां सी लगने लगी थी। खूबसूरत तो वे थे ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारी शुरू हो गई। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद अलका और मेरी शादी हो गई। अलका दुल्हन बनकर उस मेरे बंगले में आ गई। मेरे बंगले पर अलका का भव्य स्वागत हुआ। वो अपने कमरे में चली गई। फूलों से सुहाग सेज सजाई गई। रात्रि में अलका अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठ गई। कुछ ही देर के बाद मैं भी चला उस कमरे में। अलका ने अपना परिवार की खुशियों के लिए मेरे साथ विवाह करने की हाँ कर ली थी, लेकिन इस शादी से वो मानसिक तौर पर ज़रा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र
मेरे भाई विनय पर थी, जिसे मैंने पुत्र के समान प्यार करता था। मैं जब फैक्ट्री चला जाता तो अलका विनय के पास आ जाती थी, क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था ही, इसलिए उसे मजाक करने लगती थी। विनय नादान था, उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर ही हुई थी। जब अलका उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब से महसूस होता था, शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था। एक दिन जब मैं फैक्ट्री चला गया तो अलका विनय के रूम में चली गई। वो विनय बैठकर कुछ पढ़ रहा था। उसका सारा अंग कपकपा सा गया और ना जाने उसे कैसे कैसे लगने लगा। अलका ने उसकी ओर देखते हुए कहा, विनय। जी भाभी जी। एक बात बोलूं? कहिए। अगर हम कोई बात कहें तो आप अपने भाई साहब से तो नहीं कहोगे? यदि आप मना करोगे तो नहीं कहेंगे। गुड। अलका ने कहा, आओ हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे, लेकिन इसके विषय में अपने भाई साहब से भूल कर भी कुछ न कहना। जी। और अलका विनय को अपने साथ लेकर बिस्तर पर आकर लेट गई। वो भी उसके पास लेट गया। उसके बाद अलका ने विनय को वो सब कुछ सिखा दिया जो उसे नहीं सिखाना चाहिए था। दरअसल उसने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि वो शादी मेरे से ज़रूर कर रही है, लेकिन विनय की होकर रहेगी। अब विनय को कुछ कहने या बताने की आवश्यकता नहीं थी। वो अलका के लिए ट्रेंड हो गया था। मैं फैक्ट्री जाते ही दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते। विनय को इतनी अकल आ ही गई थी कि जो खेल अलका उसके साथ खेल रही है उसके विषय में मेरे से हरगिज नहीं कहना है। अलका की वजह से उसका सारा परिवार सुखी हो गया था और अब उसे भी कोई अफसोस नहीं था। अलका मेरे को इस बात का जरा भी शक नहीं होने देना चाहती थी कि वो मुझे नहीं चाहती है या उसके भाई को प्यार करती है। समय बीतता गया, मुझे भी किसी तरह कोई शक नहीं हुआ था। पत्नी से पत्नी का सुख मिल ही रहा था। एक दिन जब मैं फैक्ट्री चला गया तो उसके जाने के बाद अलका विनय के कमरे में आ गई। जवान विनय उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके आते ही विनय ने अलका को बाहों में भर लिया। वे दोनों बिस्तर पर आ गए। उधर किसी ज़रूरी फाइल को लेने के चक्कर में मैं वापस कोठी पर आ गया। जब मैं विनय के कमरे के पास से गुजरा तो अंदर से आवाज़ें सुनाई दी। दैववश से उसी दिन अलका दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। उन आवाज़ों को सुनकर एक बार तो मैंने सोचा विनय और उसकी भाभी बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ उसके अलावा बातें करने वाला और कोई नहीं है। मैंने आगे बढ़ गया, मगर अचानक ना जाने मेरे मन में क्या आया कि मैंने द्वार को अंदर की ओर ढकेल दिया। मगर मैंने विनय को आवाज़ दे देता तो उन दोनों का बेवफाई की तस्वीर मेरे सामने कभी नहीं आता। वे उठ जाते या होशियार हो जाते। मैंने तो एकदम दरवाज़ा को खोल दिया और अंदर प्रवेश कर गया। जब मैंने अंदर प्रवेश किया उस समय अलका और विनय एक दूसरे की बाहों में थी। उनको इस स्थिति में देखने की तो मैंने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी। जिस भाई को मैंने अपने पुत्रों की तरह पाल रहा था और पुत्रवत प्यार करता था, वो ऐसा नीच काम करेगा, मेरे सोचने का प्रश्न ही नहीं था। मुझे वहाँ देखकर अलका और विनय बुरी तरह से बौखला गए। बौखला जाने और हड़बड़ा जाने की बात भी थी, क्योंकि उन दोनों ने सभी पर्दा बेपर्दा कर चुका था। उन अवांछनीय नज़ारा ठीक मेरे सामने फिल्मों की तरह स्पष्ट था। मैंने क्या बोलूं और ना बोलूं, मेरा मुंह से भाषा ही गायब हो गया। आँखों में अंधेरा सा गया। फिर वहाँ एक पल के लिए भी मैं ही रुका। मैं वहाँ से अपने कमरे में चला गया और एक सेव को खाना शुरू किया और लोडेड रिवॉल्वर रखा हुआ था। रिवॉल्वर निकाला, अपना हाथ में लिया और फिर रख दिया। दोस्तों, इस कहानी के आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आज तक कोई रास्ता नहीं मिला, लेकिन उस घटना के बाद अलका के तरफ और भाई विनय की तरफ कभी भी नज़र उठा के नहीं देखा और उस घर से ही पूरा नाता तोड़ के
मैंने सारी दौलत किसी ट्रस्ट को दान कर दिया और मैं अपने आप को इंसान का भीड़ में से बहुत दूर सरी शहर छोड़ के, जहाँ कोई रिश्तेदार भाई पत्नी कोई नहीं है, वहाँ अपने आप को ले चला, जहाँ से कोई और कभी वापस नहीं आता है। इसके बाद मेरा परिवार का क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। दोस्तों, ये कहानी से आप किसे दोषी ठहराएंगे, मुझे या मेरी पत्नी को? ना कि उस भाई को जिसे मेरे पुत्रों की तरह दर्जा दिया था, ना कि किस्मत को। दोस्तों, इसी तरह घटना जब किसी की ज़िंदगी में घटित होता है तो उस इंसान की परिस्थिति किस प्रकार होता है, इसे शब्दों में बयान करना शायद नामुमकिन है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और थोड़ा सा भी अगर आपके दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्ते।